हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARK एजुकेशन सेंटर्स। आज मैं आप सबको एनिमल किंगडम के बारे में बताऊंगा, यानी कि जंतु जगत। जंतु जगत में किस प्रकार के जीवों को उनका रखा गया है, उनका आधार क्या है वर्गीकरण का, उनमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उनके पोषण की विधियां क्या हैं, उसमें सर्कुलेशन सिस्टम्स के क्या सिस्टम हो सकते हैं, उसके रिप्रोडक्शन सिस्टम्स और बहुत सारी चीज़ें मैं अपने इस चैप्टर में कवर करूंगा। और पूरा चैप्टर आपको बहुत ही मज़ेदार ढंग से पढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए और आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैप्टर इतना बड़ा है कि मैं इसको एक ही क्लास में नहीं पढ़ा पाऊँगा। तो अलग अलग फाइलम्स को मैं एक एक क्लास में आपको बताऊंगा ताकि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आए। तो एनिमल किंगडम के बारे में मैं आपको आज पहले उसका आज हिस्ट्री बता देता हूँ और एक फाइलम पोरीफेरा के बारे में बता देता हूँ। तो एनिमल किंगडम जो है कि उसमें जो किंगडम है उसके दो सब किंगडम है। एक होता है प्रोटोजोआ, दूसरा है मेटाजोआ। इसका मतलब होता है कि एनिमल किंगडम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ या फ्रॉम प्रोटोजोआ टू मेटाजोआ। मतलब प्रोटोजोआ मतलब एक कोष की जीवों से लेकर के बहु कोष की जीवों तक इनका जो वर्गीकरण किया गया आधार है, यही इसका दो सब किंगडम इसमें पाए गए हैं। उसके बाद ये होता है कि जैसे कि पादप जगत में सेलवाल पाई जाती है, लेकिन एनिमल किंगडम में या जंतु जगत में सेलवाल नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यही कोशिका भित्ति पादप जगत से और जंतु जगत के अलग करता है। और बहुत सारे रीजन्स हैं जो अलग करते हैं, लेकिन ये मुख्य लक्षण है या मुख्य आधार है जो कि पादप जगत से और जंतु जगत को अलग करता है। कोशिका वाल या कोशिका सेलवाल, इसको बोलते हैं सेलवाल। तो जो एनिमल किंगडम्स के जितने भी प्राणी पाए जाते हैं, जंतु जो पाए जाते हैं, वह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है कि आपका डिपेंड्स रहते हैं प्लांट पर। किसी डायरेक्टली चाहे रहें वो या फिर इनडायरेक्टली, तो किसी में न किसी तरीके से वो इन प्लांट किंगडम या प्लांट पौधों पर आश्रित रहते हैं। एनिमल किंगडम में जो है कि एक सुविकसित आकृति एवं आकार होती है। उनका माप, उनका आकार, उनकी आकृति जो होती है उनका एक सुविकसित होती है। उनका निश्चित होता है कि इनका आकार यही रहेगा। लेकिन कुछ फाइलम जैसे कि पोरीफेरा, उनका आकार कभी घटता रहता है, कभी बढ़ जाता है। किस आकार के हो जाएंगे ये अभी तक संभव नहीं हुआ। तो पोरीफेरा जो फाइलम है उसको छोड़ करके बाकी सभी जो फाइलम्स हैं उनके आकृति एवं आकार एकदम निश्चित रहती है। एनिमल किंगडम में मेल तथा फीमेल जो है कि अलग अलग रहते हैं। मतलब मेल एंड फीमेल आर सेपरेटेड, मेल एंड फीमेल अलग रहते हैं। उनके संलयन से ही रिप्रोडक्शन होता है और रिप्रोडक्शन के बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है और एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद एक धीरे धीरे एक एकांतरण पीढ़ी के बाद आपका वयस्क में आप एक डेवलप हो जाते हैं। तो कुछ टर्म्स हैं, कुछ भाग हैं जिसके पहले जानना बहुत ज़रूरी होता है कि एनिमल किंगडम में, क्योंकि ऐसे ऐसे टर्म हैं तो पहले उनको आप जान लीजिए कि कुछ टर्म वो क्या है, कि किस लेवल पे आपके ऑर्गेनाइजेशन को रखा गया है, किस लेवल पे आपको जंतुओं को रखा गया है। तो ये टर्म पहले आपको बता देता हूँ कि पहला टर्म है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है, किस लेवल को किस ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। तो पहला सेल लेवल पे या सेल मतलब कोशिका लेवल पे आपको कौन कौन से जंतु आते हैं। जैसे कि कोशिका लेवल पे आपका पोरीफेरा आता है, मतलब स्पंज वाले जो जीव होते हैं उसमें केवल सेल लेवल तक ही वो जीव होते हैं, उसमें सेल के अलावा टिश्यू नहीं पाई जाती है। फिर सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा की बात करते हैं तो इसमें टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो टिश्यू लेवल ऊपर टिश्यू से बनकर के आपका ऑर्गन्स बनते हैं, तो ऑर्गन्स इसमें नहीं पाए जाते हैं सिलेंट्रेटा टिनोफोरा में। हालांकि और भी जीवों में टिश्यू पाए जाते हैं, लेकिन उनमें ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गेनेल्स होते हैं। लेकिन सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा जंतुओं में आप केवल ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं, उसमें टिश्यू लेवल ही पाई जाती है, टिश्यू लेवल के ही ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। फिर आर्गन लेवल के आपके ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो प्लेटीहेल्मिन्थिस में आपका आर्गन लेवल्स के प्लेटीहेल्मिन्थिस और एस्कहेल्मिन्थिस में आपके जो है कि आर्गन्स पाए जाते हैं, लेकिन इनमें आर्गन सिस्टम नहीं डेवलपमेंट होते हैं। तो हालांकि आर्गन्स सभी जीवों में पाए जाते हैं, लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थिस और एस्कहेल्मिन्थिस में केवल आर्गन तक ही
ये सिस्टम पाई जाती है। वही दूसरी बात करते हैं आर्गन सिस्टम लेवल की बात करते हैं, तो ये होता है एनिलिडा से लेकर के कॉर्डेटा तक जितने भी जंतु या जितने भी फाइलम, सब फाइलम, क्लास, डिवीजन जितने भी आते हैं, इस सब में आपका आर्गन सिस्टम्स पाए जाते हैं। हर एक आर्गन का एक अपना अपना कार्य होता है, वो आर्गन अपना कार्य अपने पूरी तरह से करते हैं। वहीं आपके सिमेट्री की बात करते हैं, मतलब सममिति की बात करते हैं, हिंदी में इसको सममिति बात करते हैं। तो रेडियल सिमेट्री होती है, मतलब अरिसममिति, और उसके बाद आता है कि आपका बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री को आप कहते हैं कि रेडियल सिमेट्री को असममिति तथा बाइलेटरल सिमेट्री को आपको अरिसममिति कहा जाता है। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कि मनी प्लेन कट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द एनी एक्सिस ऑफ द व्यू, मतलब कि किसी भी एंगल पर किसी भी ऑर्गेनिज्म को, मतलब किसी भी जीव को दो भागों में काट सकते हैं, उसे ही रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। जैसे कि आपका सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इसमें आप इस जीव को किसी भी एंगल से या दो भागों में आप काट सकते हैं, किसी भी भाग में आप इसको दो भागों से काट सकते हैं। वहीं आती है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री को होती है कि एक सेंट्रल अक्ष के द्वारा ही आप किसी जीव को दो भागों में बांट सकते हैं, उसके अलावा आप किसी भी एंगल से दो भागों में नहीं बांट सकते हैं, उसे कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। मतलब कट ऑफ द व्यू ऑफ एनिमल इन टू पार्ट्स व्हेन कट ऑन सेंट्रल एक्सिस रेज। जैसे कि इसमें आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा। प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर के कॉर्डेटा तक के जितने भी फाइलम पाए जाते हैं, उनमें उन जीवों को आप केवल दो भागों में काट सकते हैं, वो भी सेंट्रल एक्सिस रेज के द्वारा। तीसरे यही सर्कुलेशंस की बात करते हैं, तो सर्कुलेशन दो टाइप्स के होते हैं, एक ओपन टाइप सर्कुलेशन, दूसरा क्लोज टाइप सर्कुलेशन। तो आपको क्लोज टाइप सर्कुलेशन पहला बता देता हूँ कि ब्लड क्या होते हैं, कि ब्लड जो है कि फ्लो होते हैं आपका ब्लड वेसल्स में, कैपिलरीज में, और बाद सेल्स में, कोशिकाओं में, जो बहुत ही कैपिलरीज के बाद जब सेल के पास जाने लगते हैं, तो वही ये भाग होता है कि आप पहले वेसल्स में जाएंगे, ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स के बाद फिर कैपिलरी में जाएंगे, फिर कैपिलरीज के बाद फिर आपके आते हैं जो है कि सेल्स। तो इसमें जो है कि कार्डेटा हो गए, कार्डेट्स हो गए, अर्थवार्म हो गए, आपका सिफेलोपोड्स हो गए, इसमें आपका जो है कि सर्कुलेशन सिस्टम क्लोज टाइप का पाया जाता है। वहीं ओपन टाइप सर्कुलेशन सिस्टम की बात करते हैं, सर्कुलेशन सिस्टम की बात करते हैं, तो सर्कुलेशन सिस्टम कि जो कि सेल वाल्स और टिश्यू में फ्लो होते हैं डायरेक्टली, हार्ट से सीधे जो है सेल वाल और टिश्यू में फ्लो होते हैं, उसे ओपन टाइप सर्कुलेशन सिस्टम कहते हैं। इसमें जो है कि नॉन सिफेलोपोड्स आते हैं, मोलस्कास आते हैं, आर्थ्रोपोड्स आते हैं, और बहुत सारी फाइलम्स हैं, उसमें भी ये ओपन टाइप का सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है। एनिलिडा में जो बीज होता है, एक्सेप्शंस है, उसमें ओपन टाइप का सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है, नहीं तो एनिलिडा में भी क्लोज टाइप का सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है। तो जर्म लेयर की बात करते हैं, मतलब कि भ्रूणी स्तर की बात करते हैं, तो उसमें कौन कौन से लेयर पाई जाती हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहला होता है कि आपका जर्म लेयर में आते हैं डिप्लोब्लास्टिक, और दूसरा आते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मतलब 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होते हैं, और ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब आपका 3 जर्म लेयर होते हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक की बात करते हैं, इसको आप 2 जर्म लेयर कह सकते हैं। इसमें एक्टोडर्म और दूसरा एंडोडर्म होता है। इसके जो फाइलम्स पाए जाते हैं, या फिर डिप्लोब्लास्टिक वाले जो फाइलम होते हैं, मैं उनका नाम ले लेता हूँ। जैसे पहला आ गया आपका पोरीफेरा, दूसरा आपका सिलेंट्रेटा, तीसरा आपका टिनोफोरा। वहीं ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करते हैं, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि इसमें 3 जर्म लेयर आपके प्रेजेंट रहेंगे, भ्रूणी स्तर जो है आपके प्रेजेंट रहेंगे 3 ठो। इसमें आपका आता है पहला एक्टोडर्म, दूसरा का आपका आता है एंडोडर्म, तीसरा आपका आता है मीजोडर्म। एक्टोडर्म आपकी बाहरी लेयर, एंडोडर्म आपकी अंदर की लेयर, और जो होती है ये आपकी मीजोडर्म आपकी बीच वाली लेयर कही जाती है। इसे प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर के कार्डिटा तक में सभी में ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर पाई जाती है। अब सिलोम्स के बारे में आते हैं। सिलोम मतलब होता है गुहिका, कि अंदर वाली जो सिलोम्स होती हैं, उसमें बॉडी के अंदर जो सिलोम्स पाई जाती है, उसके आधार पर हम आपको वर्गीकरण का ये भी एक आधार है सिलोम। तो सिलोम्स के बारे में आपको बता दूं कि इट इज ए बॉडी कैविटी विच आर मेड बाय द जर्म लेयर ऑफ मीजोडर्म। मतलब यह
बॉडी कैविटी होती है जो कि जर्म लेयर मेसोडर्म के द्वारा यानी भ्रूणीय स्तर मेसोडर्म से उत्पन्न होती है। तो यह 3 टाइप्स आर सिलोम्स आर फाउंड इन द ऑर्गेनिज्म, मतलब 3 प्रकार के आपके सिलोम्स पाए जाते हैं एनिमल किंगडम में। तो पहला आपका होता है एसिलोमेट्स, दूसरा आपका होता है सीडोसिलोमेट्स, तीसरा आपका आता है यूसिलोमेट्स या ट्रूसिलोमेट्स। तो एसिलोमेट्स में मतलब होता है कि उसमें लगता है कि बॉडी कैविटी है, लगता है, और सीडोसिलोमेट्स का मतलब होता है कि उसमें आभास हो रहा है कि ये एक चैम्बर बनी हुई है, एक प्रकार की चैम्बर बनी हुई है बॉडी कैविटी की। और ट्रू सिलोमेट्स में होता है कि नहीं, इसमें प्रेजेंट है, ये मतलब ये ट्रू, इसमें बॉडी कैविटी पाई जाती है। तो एसिलोमेट्स को होता है कि विदाउट एनी बॉडी कैविटी, मतलब उसमें किसी भी प्रकार की बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती है, लेकिन एक प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रहता है, जैसे कि पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा को नाइड्रिया भी कहा जाता है, और उसके बाद टिनोफ्लोरा। उसके बाद आते हैं आपको सीडोसिलोमेट्स की बात करते हैं। तो ये लाइटली प्रेजेंट होते हैं, मतलब बहुत ही आभास होता है कि इसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, जैसे कि आपका एस खेलमेंथिस में आपके सीडोसिलोमेट्स पाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं आपका ट्रूसिलोमेट्स या यूसिलोमेट्स मतलब आपके बॉडी कैविटी आर प्रेजेंट, मतलब इसमें बॉडी कैविटी जो होती है वो प्रेजेंट होती है। इसमें इसको कहते हैं, जैसे कि इसमें जो भी प्रकार के जीव आते हैं, जैसे कि एनिलिडा से लेकर के कॉर्डेटा तक जितने भी जीव आते हैं उसमें सिलोम्स पाए जाते हैं। उसके बाद सेगमेंट्स की बात करते हैं कि सेगमेंट्स मतलब होती है कि धारीय रचना, जो कि शरीर के ऊपर एक धारीय रचना पाई जाती है, जैसे आप केचुए में देखे होंगे, एनिलिडा के जो भी आप लगभग जीव देखे होंगे उसमें कुछ ऐसे जीव हैं, या आर्थ्रोपोडा के जीव देखे होंगे, अर्थवर्म में आप देखे होंगे, उसमें एक सेगमेंट पाया जाता है, एक धारी पाई जाती है, रचना पाई जाती है, उसके भी आधार पर ऑर्गेनिज्म को बांटा गया है। तो मेटामेरिकली सेगमेंट्स आपके जो है कि अर्थवर्म में और आर्थ्रोपोड्स में पाए जाते हैं। वहीं कार्डेट सेगमेंट्स की बात करते हैं तो रिब्स ऑफ रेप्टाइल्स के जो कार्डेटा संघ में जो रिब्स ऑफ रेप्टाइल्स होते हैं, मतलब रेप्टाइल्स पे जो है वो धारी रचना पाई जाती है, जिसे सेगमेंट्स भी कहा जाता है। तो सेगमेंट या सेगमेंट के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया गया है। तो आज मैं आप सबको एक फाइलम्स के बारे में पढ़ा देता हूँ। अभी वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है, तो फिर आपको एक फाइलम के बारे में आज मैं आपको पढ़ा दूँ। तो फाइलम पोरीफेरा के बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो पोरीफेरा जीव के बारे में मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि इसमें जो है कि सेलुलर लेवल के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इसमें केवल सेल तक ही ये ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का टिश्यू या ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम नहीं पाया जाता है। ये इसका स्लाइड जो है कि अंग्रेजी में है, लेकिन मैं आपको हिंदी में भी बता दूंगा। तो फिर ये पहले आपको अंग्रेजी पढ़ लेता हूँ। तो कॉमनली नोन एज स्पंज, मतलब पोरीफेरा जंतुओं को स्पंज भी कहा जाता है। मोस्टली मैराइन होते हैं, मतलब ये समुद्री होते हैं, लेकिन कुछ पोरीफेरा के जंतु हैं जो कि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, जैसे कि स्पंजिला। इन स्पंज पैरागैस्ट्रिक कैविटी या स्पंजोसील कैविटी पाई जाती है। हाँ, तो पैरागैस्ट्रिक कैविटी जो है कि पोरीफेरा जंतुओं के विशेष लक्षण होते हैं, तो ये भी पाई जाती है, जिसे स्पंजोसील भी कहा जाता है। इन स्मॉल पोर्स आर फाउंड इन द ऑल बॉडी, जिसे ऑस्टिया कहा जाता है। मतलब कि इनका हो गया कि पोरीफेरा के जंतुओं पर पूरे शरीर पर एक छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं, उस छिद्र को ऑस्टिया कहा जाता है। ए लार्ज पोर्स आर द हेड, मतलब कि एक लार्ज छिद्र होता है, पोर्स होता है, जो कि जिसे हम आस्कुलम कहते हैं। इसी आस्कुलम के द्वारा एक वाटर कैनाल या वाटर सिस्टम या ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। तो आस्कुलम हेल्प इन द न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन। मैंने आपको बताया कि वाटर सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसी के माध्यम से चलता है, आस्कुलम के ही द्वारा। पोर्स भी इसमें, ऑस्टिया भी इसमें हेल्प करता है, लेकिन मेजरली ऑस्कुलम इसका मेन एग्जाम्पल होता है। तो इसके द्वारा न्यूट्रिशन होता है, मतलब भरण पोषण स्पंजों को। उसके बाद एक्सक्रीशन, मतलब जो भी बेकार पदार्थ हैं उनको एक्सक्रीशन करना। फिर उसके बाद रेस्पिरेशन, जानते हैं आप, श्वसन की क्रिया। रिप्रोडक्शन मतलब जनन की क्रिया भी आस्कुलम के द्वारा किया जाता है या वाटर कैनाल के द्वारा किया जाता है। डाइजेशन इन स्पंज इन इंट्रासेलुलर, इसमें जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर होता है, मतलब सेल के माध्यम से ही इनका डाइजेशन होता है। स्पंज आर
हेर्माफ्रोडाइट मीन्स मेल और फीमेल इन बोथ। इसका मतलब हो गया कि स्पंज जो होते हैं उसमें मेल और फीमेल को आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं, मतलब कि मेल और फीमेल उसमें एक ही में पाए जाते हैं। उसके बाद फिर आते हैं फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, मतलब स्पंजों में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है। जब मेल और फीमेल एक ही में है तो इंटरनल ही इनका फर्टिलाइजेशन भी होगा। तो ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होते हैं, मतलब इसमें एक फेज आती है, पहला आपका मतलब एक लार्वा अवस्था होती है जो कि भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, उसके बाद तब जाकर के एक वयस्क अवस्था पाई जाती है। इसमें जो है कि अलैंगिक जनन जो है कि खंडन विधि द्वारा होता है, कायिक जनन द्वारा अलैंगिक जनन खंडन विखंडन विधि द्वारा होता है तथा लैंगिक जनन युग्मनजों के द्वारा संपन्न होता है। स्केलेटन मतलब जो है कि इसमें जो कुछ तंत्रिकाएं होती हैं जो कि आभास किए जा सकते हैं, वे स्पंजी फाइबर्स पाए जाते हैं स्पंजों में, उसके द्वारा इनका स्केलेटन चलता है, इनके मतलब तंत्रिका संवेदी चलते रहते हैं। पोरीफेरा जंतुओं का जो भाग है, मतलब जैसे कि इसमें कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, तो उसका जो एग्जाम्पल है स्पंजियाँ हैं, यू स्पंजियाँ हैं, तीसरा आपका साइकॉन है। तो इसके देख लीजिएगा डायग्राम, बहुत ही अच्छे डायग्राम इसको दिए गए हैं, स्लाइड में लगाए गए हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आज के सेशन का जो ये नोट्स है, स्लाइड्स है, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और दूसरा वीडियो कल। तब तक के लिए आप इसको अध्ययन करिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ताकि जो है कि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।